वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कल थोड़ा सा नेटवर्क स्लो था, दैट्स वाई वी आर अनेबल टू अपलोड द क्लास ऑन इकोलॉजिकल निच, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। और आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल निच को। जैसा कि आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है बन के, एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। तो इसमें हम आज इसी मैटर को डिस्कस करेंगे। और जो निच होता है किसी स्पीशीज़ का, वो आप इस फोटोग्राफ पे देख रहे हैं, दोनों ही साइमल्टेनियसली लगा दिया गया है एक के बाद एक। बहुत ही खूबसूरत जो पैरामीटर एनालिसिस है, इसको आज हम लोग इकोलॉजी का पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो एनालिसिस है इन्वायरमेंटल साइंस में, इकोलॉजिकल निच को किस तरह डिफाइन किया गया है, किस तरह इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, तो उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके पहले जो है एक वीडियो अपलोड हुआ है जो आई बटन में आएगा आपके इकोफाइंस और इकैड के बारे में। उसको एज इफ़ेक्ट को आप और प्रोडक्टिविटी, ये तीन मुख्य चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप इकोलॉजिकल निच को देखेंगे। निच एक कंसेप्ट है जो कि इकोलॉजी को बहुत ही डीप लेवल पे ले जाता है। इसके बाद से जो है एक एनर्जी फ्लो और इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स का वीडियो, और जो लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम है और लॉ ऑफ शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, वो एक बनेगा। और फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इकोलॉजिकल निच को डिस्कस करते हैं। और एज यूजुअल माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर IRS आउटरीच, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, NAC, सुल्तानपुर। कंटेंट्स, आज जिस कंटेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है तो बहुत छोटा ही। उसको हम लोग इसने जो आपका प्रेजेंटेशन का है उसको इलेबोरेट कर दिया है। पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे निच के, फिर उसका वर्गीकरण, फिर कितने प्रकार के हैं उसको देखेंगे, और फिर एक टर्मिनोलॉजी आती है उसको कहते हैं हम निच सेपरेशन, ये पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद से हम सिग्निफिकेंस ऑफ निच की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ निच, जितना मैंने निच के बारे में पढ़ा है और इस निके को जो इलेबोरेट किया है उसी से मैंने निकाला है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बने रहिएगा। और हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजिकल निच। अगर निच की बात करें तो हैबिटेट के अंदर एक यूनिक डिफाइंड एरिया, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। यू शुड हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ओनली फॉर योर नोट्स, एंड द रिमेनिंग थिंग I am here explaining all the contents. I am here going to explain, so need not to worry. Just listen very carefully, very nicely. कोई भी क्यूरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। कभी संकोच मत कीजिएगा कि आपके कमेंट्स को हम लोग अदरवाइज लेंगे। आपको हर क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होंगे जो भी बच्चे क्यूरीज करते हैं। बहुत सारे बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के भी क्यूरी करते हैं, तो उनको भी रिस्पॉन्स हम लोग अपने व्हाट्सएप पे दे रहे हैं। वी आर ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, तो उसका भी लिंक इसमें है, आप वहाँ भी क्यूरी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है, डिपार्टमेंट का अपना खुद का फेसबुक पेज है। ये डिपार्टमेंट का ही यूट्यूब चैनल है, इट इज़ नॉट माई यूट्यूब चैनल, इट इज़ फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो आप इन्जॉय करिए इसको और देखिए, सारे वीडियोज़ को देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो बोरिंग हो। तो इकोलॉजिकल निच जो है वो बेसिकली हैबिटेट में स्पीशीज़ की जो इनहेरेंट लोकेशन है, इनहेरेंट जो एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म करता है विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंट, को हम डिफाइन करते हैं। निच के खोज के बाद से, जब से निच का खोज हुआ उसके बाद से इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने का हमको जो डायमेंशन था वो और मिल गया। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस की जो खूबसूरती है उसको मैं फिर यहाँ पे आपको बताऊँ कि हर डायमेंशन में ये इलेबोरेट करता है
हर इकोलॉजिकल पैरामीटर को, हर इकोलॉजिकल कंसेप्ट को, तो देखने का नज़रिया बहुत ब्रॉड हो जाता है, बहुत ही ब्रॉड हो जाता है। अब इकोलॉजी में हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, पर हर स्पीसीज का अपना एक होराइजन होता है, अपना एक जोन होता है जिसमें वो खुद रहता है और वो इंटरेक्ट करता है दूसरे कंपोनेंटल सिस्टम से, जो कि इकोलॉजी का या एनवायरनमेंट का हो। वह पर्टिकुलर इलाका जिसमें वो इंटरेक्शन ये परफॉर्म करता है वो इसका इकोलॉजिकल निच होता है, उसको हम निके कहते हैं। निच एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इकोलॉजी को और भी डीप में एक्सप्लेन करने का, जैसे एज है, इकोटोन है, इकोटाइप है, इफाइंस है, प्रोडक्टिविटी है। ये सब क्या है? ये सब पैरामीटर्स हैं जो अलग अलग कंपोनेंट को अपने तरीके से और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं, और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं। और ये कंपोनेंट्स कौन से होंगे? इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स होंगे। आप चाहे इकोलॉजी पढ़िए, चाहे इकोसिस्टम पढ़िए, चाहे प्रोडक्टिविटी पढ़िए, चाहे बायोडाइवर्सिटी पढ़िए, चाहे बायोम पढ़िए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इन्वायरमेंटल कंपोनेंट है, ये इन्वायरमेंट से रिलेट होकर चलती हैं। ब्रॉडर टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है इन्वायरमेंट। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट इज़ ए अम्ब्रेला टर्म, और ये अम्ब्रेला टर्म जो है ये सभी अर्थ पे रहने वाले स्पीसीज पे लागू होता है, ये सभी प्लानिटरी सिस्टम पे लागू होता है इंक्लूडिंग मून, ये सभी सोलर सिस्टम पे लागू होता है इंक्लूडिंग मिल्की वे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत बड़ी। आप विस्तार को देख रहे हैं एक नए नज़रिए से, और यही इन्वायरमेंटल साइंस है। और विस्तार किसका है? प्रकृति का है। अब अगर हम वर्गीकरण करते हैं, अगर हम वर्गीकरण करते हैं निच का, तो मुख्यतः 3 प्रकार के निच देखने को आते हैं सामने। पहला है स्पेशियल निच, दूसरा है ट्रॉपिकल निच, तीसरा है मल्टी डायमेंशनल निच। मल्टी डायमेंशनल निच को ही 2 अलग पार्ट में भी क्लासिफाई किया गया है, एक है फंडामेंटल निच और दूसरा है रियलाइज्ड निच। निच को 3 मुख्य भाग में डिवाइड किया गया है, और ये डिवीज़न किस आधार पे है? ये इस डिवीज़न को समझिए पहले। अभी तो आप बेसिक परिभाषा देख रहे थे, इस डिवीज़न को आप एक्सप्लोर करिए। तो इसमें हर कम्युनिटी किस तरह से ऑक्युपाई कर रही है स्पेस को। अब देखिए, जब भी इन्वायरमेंट में हम इकोलॉजिकल कंसेप्ट में स्पेस की बात करते हैं, या इकोसिस्टम में स्पेस की बात करते हैं, या फूड चेन में स्पेस की बात करते हैं, पिरामिड में भी स्पेस की बात करते हैं, किसी भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स में, तो वो स्पेस मीन्स होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जिससे उसका स्पीसीज का इंटरेक्शन हो रहा हो, उसको हम पैरामीटर मानकर सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो निच को सेग्रीगेट करें अगर, तो 3 हिस्सों में बटेगा: स्पेशियल, ट्रॉपिकल, मल्टी डायमेंशनल। और मल्टी डायमेंशनल 2 भाग में बटेगा: फंडामेंटल और रियलाइज्ड। फंडामेंटल और रियलाइज्ड। फिर अब स्पेशियल निच क्या है? स्पेशियल निच मतलब कि लैंड एरिया में फिजिकल स्पेस जो ऑक्युपाई करे। टाइगर का एक अपना फिजिकल स्पेस, लायन का एक अपना फिजिकल स्पेस, चीटी का एक अपना फिजिकल स्पेस, फिर आंट का एक, जो आपका ये ग्रास हॉपर है, इनका अपना स्पेस। ठीक है, तो इकोसिस्टम या फूड चेन या फूड वेब, किसी की भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो स्पेसीज जहाँ वो एग्जिस्ट कर रही है, जो वो फिजिकली ऑक्युपाई कर रही है टेरिटोरी, तो उसको हम स्पेशियल निच में कवर करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है मिलीपीड और ओक ट्री का। ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉपुलर। एक ही जो ओक ट्री है, ओक ट्री ये देख रहे हैं ये पत्ते, अगर आप हिंदी मूवी मोहब्बतें देखे होंगे तो उसमें इस पत्ते का प्रयोग हुआ है बहुत ज़्यादा। अब इस पे मिलीपीड्स रहते हैं। मिलीपीड की 7 प्रजातियां रहती हैं। अब ये 7 प्रजातियां जो हैं, ये हैं तो मिलीपीड ही, पर इस ओक ट्री पर इनका निच अलग अलग है।
इनका सातों का हैबिटेट अलग अलग है और हर हैबिटेट में वो स्पीसीज़ का प्लेस अलग अलग है। अब इसको अपने ऊपर देखिए आप। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द निच ऑफ डॉक्टर प्रकाश, मेरा निच क्या है, तो वह प्लेस जहां पर मेरी फाइंडिंग मैक्सिमम होगी, वह प्लेस जहां पर मेरी फाइंडिंग मैक्सिमम होगी वो मेरा निच होगा, वो मेरा निच होगा। तो मेरी मैक्सिमम फाइंडिंग कहाँ होगी? जहां पे मैं सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता हूं। तो समय सबसे ज़्यादा कहाँ पे मैं व्यतीत करता हूं? अपने घर में, अपने रूम में। तो मेरा घर मेरा हैबिटेट हुआ और मेरा वो इंडिजिनस रूम जो है वो मेरा निच हुआ, वो निच हो गया। तो यदि आप अपने हॉस्टल में हैं तो वो आपका हैबिटेट है, और इफ़ यू आर इन योर पर्टिकुलर इंडिविजुअल रूम तो वो आपका निच हुआ। अगर मान लीजिए कि दो लोग एक साथ रह रहे हैं कमरे में, तो जो बेड, जिस बेड पे आप रहते हैं, जिस बेड पे आप सोते हैं, वो आपका निच हुआ। अगर तीन लोग रह रहे हैं तो भी जो बेड आपका, तो फिर आपका बेड निच हो जाएगा। मतलब निच फिर और सिंक्रोनाइज होता चला जाएगा और वो घटता चला जाएगा, स्पेस आपका घटता चला जाएगा। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो निच जो है वो आपका घटता चला जाएगा स्पीशीज का। ठीक है, तो ये जो है आपका स्पेशियल निच आता है। अब स्पेशियल निच में कोई दो स्पीशीज एक टेरिटरी को ऑक्युपाई नहीं कर सकती है, कोई दो स्पीशीज एक निच को ऑक्युपाई नहीं कर सकती है। अब इसमें एक चीज और आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि दो टाइगर हैं तो दोनों एक ही स्पीशीज, पर एक निच उसका दोनों का नहीं होगा, निच अलग होगा, ये जान लीजिएगा। जब निच ओवरलैप करता है तभी कंपटीशन की भावनाएं शुरू होती हैं। तो खैर वो अभी आगे डिस्कस होगा। अब इकोलॉजिकल निच का जो कंसेप्ट है वो आया कहाँ से? निच एक फ्रेंच वर्ड है, निचर मीन्स नेस्ट। निच एक फ्रेंच वर्ड है, निचर, जिसका मतलब होता है नेस्ट, मतलब घोंसला। और ये टर्मिनोलॉजी ग्रिनल ने 1917 में दिया, और इसीलिए जो इकोलॉजिकल निच है, जो स्पेशियल कंसेप्ट आया निच का, वो ग्रिनल से आया, इसीलिए उसको ग्रिलेनियन निच कहते हैं। निच पे कई साइंटिस्टों ने अपने राय दिए, उसको भी हम अभी आगे देखेंगे। कई साइंटिस्टों ने अपने अपने राय दिए, अपने विचार रखे। ग्रिनल का कंसेप्ट जो था वो था कि निच ऑफ द स्पीशीज इज डिटरमाइंड बाय द हैबिटेट इन विच इट लिव्स एंड इट accompanied द बिहेवियरल एडाप्टेशन। अब जब बात बिहेवियरल एडाप्टेशन किया जाती है तो क्या इनपुट होता है? वह पर्टिकुलर एरिया जहां पर वो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरे शब्दों में इन्होंने बताया कि निच इज अ सम ऑफ हैबिटेट रिक्वायरमेंट एंड बिहेवियर दैट अलाउ अ स्पीसीज टू परसिस्ट एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब किसी भी स्पीसीज को परसिस्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए? सारे फेवरेबल कंडीशन। पॉपुलेशन निकाल आएगा ऊपर आई बटन में, उसको जरूर पढ़िएगा। सारे फेवरेबल कंडीशन, चाहे वो आइदर वो एबायोटिक की रिक्वायरमेंट हो और चाहे वो बायोटिक इन केस ऑफ फूड और डिपेंडेंसी हो, तो सारे फेवरेबल कंडीशन उसके होने चाहिए, तब वह स्पीसीज ब्रीड करता है, सीड जर्मिनेट करता है। समझ रहे हैं? जैसे सीड क्या है, सीड ऐसे नहीं जर्मिनेट करता है। सीड जब वो फेवरेबल कंडीशन आएगा जिसमें उसको एबायोटिक और क्लाइमेटिक सपोर्ट मिलेगा तभी वो जर्मिनेट करेगा। जैसे कि सरकार ने एक योजना चलाई, उस योजना का नाम है सीड बम। उसमें करते क्या है कि एक उपजाऊ मिट्टी के गोली में सीड रख के और उसको गोली बना बना के रखते हैं और उसको फेंकते हैं सड़क के दोनों तरफ, जिससे सीड मानना है कि वो जब पानी पाएगा तो वो ग्रो करेगा। परंतु हम ये भूल गए, देखिए इसीलिए अनप्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का जब उपयोग होता है या जो व्यक्ति उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता है और जब वो ज्ञान देता है तो वो ले बुड़ता है
जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि मैथमेटिक्स पे आप लेक्चर दो कहीं, हार्डली मैं 5 मिनट बोलूँगा। पर अगर मैथमेटिशियन को कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया बोलेगा। ठीक वही कंडीशन इन्वायरमेंट को लेकर उसके लिए होगी और मेरे लिए होगी। तो अनप्रैक्टिकल एप्लीकेशन का इस्तेमाल हुआ। सीड को ग्रो करने के लिए केवल पानी की ही जरूरत नहीं होती है, इट शुड रिक्वायर द प्रॉपर पीएच ऑफ सॉयल, सैलिनिटी, अल्कनिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशनल वैल्यूज। सीड और ह्यूमन बीइंग में कोई खास डिफरेंस भी नहीं है। हमको अगर सही माहौल मिलेगा तो हम सही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने आइडियल अपना कलाम साहब को या अपने माता पिता को चुना तो हम उस तरह बनेंगे। अगर हमने आइडियल अपना गलत चुना तो हम गलत बनेंगे, डेफिनेटली गलत बनेंगे। तो ये क्या है? ये हमारा बिहेवियरल इकोलॉजी है। उसी तरह सीड का भी एक अपना बिहेवियरल पैटर्न है जिस पैटर्न पे वो काम करता है। तो नतीजा क्या हुआ कि ये सीड बम योजना बस योजना बनकर रह गई और हर साल लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सड़कों के दोनों तरफ फेंके जाने लगे। दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रैक्टिस यू आर डूइंग। यू शुड हैव टू फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल and then start thinking that which type of seed is perfectly acclimatized in that very environmental condition। अब बलुअट मिट्टी में आप आम उगाना चाह रहे हैं, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। सीड बम योजना जो सरकार की है वो ठीक उसी तरह है। हालांकि यह हैबिटेट कंस्ट्रक्शन की एक योजना थी, एक हैबिटेट कंस्ट्रक्शन की योजना थी, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है, इसीलिए स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। पर हुआ क्या कि अनप्रैक्टिकल एप्लीकेशन का आपने यूज़ किया, आपने उसको फोकस ही नहीं किया कि वो करना हमको क्या है। अब ये योजना ठीक उसी तरह काम कर रही है जैसे आप राजस्थान में सरसों लेके पहुंच गए और छींटना शुरू किए। उगेगा क्या? नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। तो ग्रिनल का ये कंसेप्ट इस चीज को एक्सप्लोर कर दिया। देखिए, बात हम सीड की कर रहे हैं, परंतु सीड का भी एक निच होगा, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि सर कहानी सुना रहे हैं। सॉयल का में रहने वाले स्पीसीज का अपना निच होगा, लिथोस्फीयर में सॉयल के कंपोनेंट में रहने वाले स्पीसीज का अपना निच होगा, और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहते हैं उनका अपना निच होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एनवायरनमेंट तो दो ही प्रकार का होगा, या तो नेचुरल में टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक ये ही दो इन्वायरमेंट आपके अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जब दो ही इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो दो ही इकोलॉजिकल पैटर्न होगा, दो ही जो है आपके क्या नाम है प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट होंगे, दो ही आपका जो है निच भी होगा। अगर हम निच टेरेस्ट्रियल की बात करें या निच एक्वाटिक की बात करें, ये नियम दोनों पे लगेगा, ये नियम दोनों पे लगेगा। जैसे खारे पानी की मछली मीठे पानी में अपना निच नहीं बना सकती, उसका हैबिटेट ही नहीं है, वो मर जाएगी, मर जाएगी। मीठे पानी की मछली खारे पानी में नहीं जा सकती, वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके एक्लेमेटाइज नहीं है, उसके एक्लेमेटाइज होना चाहिए। स्पीसीज को उस एनवायरनमेंट के एक्लेमेटाइजेशन में होना जरूरी है, उस एनवायरनमेंट के एक्लेमेटाइजेशन में होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा अगर किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है जो कि बड़ी ही अनुशासनात्मक पढ़ाई को ध्यान रख के क्लास कंडक्ट कराते हैं, वो बच्चा अगर किसी ऐसे कॉलेज में जाए जहाँ पे अनुशासन नाम का कोई चीज़ ना हो, वो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो डिप्रेस होगा, उसके मार्क्स गिर जाएंगे और उसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, उसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ इस हर स्पेसीज पर इंडिविजुअली लगती है, हर आयाम में सोचिए, हर आयाम में, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मल्टी डायमेंशनल जो है विकास होने में आपको मदद करेगा, दिमाग के, सोशली, पॉलिटिकली, फिर उसके बाद से इन्वायरमेंट आपका है किसी भी आयाम, इकोनॉमिकल आयाम में भी आप इसको सोच सकते हैं। तो ग्रीन, ये कहाँ से टेक्निक आई? ये ग्रीनल के कंसेप्ट से। माने हम अभी तक तो इन्वायरमेंट पढ़े, फिर इकोलॉजी पढ़े, फिर इकोसिस्टम पढ़े, फिर फूड चेन पढ़े, फिर उसके बाद से
जो है, अब हम इकोटोन इको टाइप पढ़ने के बाद अब हम और सेंटर में जा रहे हैं और केंद्र में जा रहे हैं, और ये जो सेंटर में जाना है यही हमको सबसे आखिरी पायदान तक ले जा रहा है, जिसको निच कह रहे हैं। अब इसके बाद से फिर स्पीसीज में एनर्जी मूवमेंट को हम लोग देखेंगे। अब ट्रॉपिकल निच क्या है? ट्रॉपिकल निच मतलब कि स्पीसीज एक्वाटिक बग जो है, ये इसका एग्जाम्पल है नोटोनेक्टा। ये स्पीसीज जो है पानी के ऊपर एक अपना जाल बुनता है जिसमें स्पीसीज को फंसाता है और अपना फीडिंग करता है, लार्वास पे फीडिंग करता है, और यह स्पीसीज जो है ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है अलग अलग नीचेस को। परंतु ट्रॉपिकल निच कंसेप्ट में इसको आप समझिए, अभी आगे इसको और बताया गया है। पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए, स्पेशियल निच को ही ग्रेनलियन निच कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपको समझना होगा। स्पेशियल निच को ही ग्रेलेनियन निच कहते हैं, ग्रेलेनियन निच। ग्रेनल ने इसको दिया था 1917 में, निच को दिया था ग्रेनल ने सबसे पहले, ठीक है, 1917 में। अब इसमें क्या है, इट इज कंसर्न विद द ट्रॉपिक पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ टू स्पीसीज लिव इन द सेम हैबिटेट बट दे ऑक्युपाई डिफरेंट ट्रॉपिकल निच बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन फूड चेन। देखा, इसीलिए मैं कह रहा था फूड चेन, और उसको पढ़ कर आइएगा। कंसेप्ट समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समझे होंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जरा भी। अब इसमें क्या है कि ये स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करता है, और वही स्पीसीज अलग अलग ट्रॉपिकल निच को, अलग अलग ट्रॉपिक्स को एक्वायर करता है। और ये एक्वायर जो हो रहा है ये जस्ट फॉर फूड। फूड श्रृंखला के लिए स्पीसीज अपने निच जो है वो अलग अलग एक्वायर करके रहते हैं, खाने की सुविधा जहाँ होगी। जैसे कि अब आप इसको ह्यूमन बीइंग पे देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपना घर ऐसी जगह बनाए जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन करीब हो, ट्रांसपोर्टेशन के साधन इजीली अवेलेबल हो। समझ गए? ये अब इसी में कुछ ह्यूमंस, अब देखिए दोनों स्पीसीज हैं, होमो सैपियंस सैपियंस, चाहे इंडिया में रहे चाहे अफ्रीका में। अब यही ह्यूमंस में कुछ स्पीसीज ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि उनका घर बस अड्डे के करीब हो, और कुछ स्पीसीज होंगे जो चाहते होंगे कि उनका घर रेलवे स्टेशन के करीब हो। होता है, ऐसा मानसिकता है। और कुछ चाहते हैं कि ऐसी जगह हो जहां दोनों ही सहूलियतें मिले। ठीक वही चीज क्या है, ये आपका ट्रॉपिक्स को डिफाइन कर रही है, ये आपके ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन कर रही है। कुछ स्पीसीज चाहते हैं कि उनका घर जो हो बड़ा शांत इलाके में बसा हो। ये उनकी माइंड सेट, इनकी जो वो मोबिलिटी है ह्यूमन बिहेवियर की, वो डिटरमाइन कर रही है। ये निर्धारण होता है, यही निर्धारण है जो प्रकृति कई मामले में कई तरीके से तय करती है। अब ये एक्विटी का एग्जाम्पल दिया आपने। अब ट्रॉपिकल निच को और भी कोई टर्म है? जी हाँ, एलेंटोनियन, जिन्होंने पिरामिड दिया, एलेंटोन ने ही, चार्ल्स एलेंटोन ने पिरामिड दिया था इकोलॉजिकल। अब चार्ल्स एलेंटोन ने जो पिरामिड दिया था उसी के आधार पर चार्ल्स एलेंटोनियन ने अपना ही एलेंटोनियन निच कंसेप्ट दिया। कहीं कहीं स्पेशियल निच पूछ दे या ग्रेनल निच पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्पेशियल निच मतलब ग्रेनल निच, ट्रॉपिकल निच मतलब एलेंटोनियन निच। समझ गए? कंफ्यूज मत होइएगा, दिमाग को बैठा लीजिए और इसको लिख लीजिए कहीं। और इसके बाद से एलेंटोनियन ने जो क्लासिफाई किया, उसके क्लासिफिकेशन का मुख्य रीजन था रिस्पॉन्स एंड इफेक्ट। रिस्पॉन्स एंड इफेक्ट को लेकर उन्होंने क्लासिफाई किया। हालांकि नीच का जो बेस लेवल है, नीच का जो बेसिक है, जिस पे नीच डिटरमिन्ड होकर बनता है किसी स्पीसीज का, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की अवेलेबिलिटी के आधार पे ही स्पीसीज अपना नीच बनाते हैं। ह्यूमंस भी इस तरह करते हैं। अब ह्यूमंस को देखिए, पहले की सभ्यताएं, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जो
अगर हम पूरे दुनिया की सभ्यताओं की बात करें तो सबसे पहली जो सभ्यता थी जिसको हम मोहनजोदारो सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन। इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन बिफोर रोम, रोमन साम्राज्य से भी पहले। और इसमें क्या है कि सभ्यताएं बसनी जब शुरू हुई तो या तो इंडस रिवर के पास बसी या तो नाइल के पास बसी। मतलब जो रिवर के तटछल उपजाऊ वाले थे वहीं पर सिविलाइजेशन बसी। चाहे बेबीलोनिया सभ्यता की बात कर लें आप, चाहे मेसोपोटामिया की बात करें आप, चाहे हेरिकलेन सभ्यता की बात करें आप, ये सब ऐसी सभ्यताएं हैं जो उस जगह पे बसी जहां पर समुद्र, नदी या उपजाऊ मिट्टी रही है। सभ्यताएं कभी उस जगह पे नहीं बसी जहां पर उपज न हो, खाद्यान्न, खाने का संकट खड़ा हो जाए। खाने का संकट खड़ा होते ही सभ्यताएं माइग्रेट की। यही माइग्रेशन का इम्पैक्ट है कि जेनेटिकली जो ऐश्वर्या राय बच्चन हैं इनका डीएनए और एंजेलिना जोली का डीएनए लगभग सेम है। और विज्ञान के अध्ययन के अनुसार जेनेटिक जो डिस्पर्सन है, जो जेनेटिक मूवमेंट है स्पीशीज़ का, उसके अकॉर्डिंगली 10,000 साल पहले ऐश्वर्या राय के जो पूर्वज थे और एंजेलिना जोली के जो पूर्वज रहे वो आपका जो है मेडिटेरियन सी के पास उनकी एग्जिस्टेंस रही। सोचिए जेनेटिक ट्रेट्स कैसे मूव करता है और किस लिए मूवमेंट हुआ होगा। फूड के लिए मूवमेंट हुआ होगा, फूड के लिए, क्योंकि फूड ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन की पहली प्राथमिकता ही फूड है। ह्यूमन की पहली प्राथमिकता ही फूड है। हम आपके पास रख दें एक एप्पल का फ़ोन और 1 किलो एप्पल और कमरा कर दें बंद और आपसे बस खाली इतना कह दें कि आप उस एप्पल के फ़ोन को ऑन नहीं करेंगे और कमरा बंद करके चले जाएं। 1 हफ्ते बाद जब आएंगे ना तो आप उस कमरे में उस सेब के टुकड़े खा रहे होंगे, आप एप्पल फ़ोन नहीं टच करेंगे। मतलब कि हमारे लिए हमारी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो खाना है, वो खाना है भाई। तभी तो मैकडॉनल्ड्स और जो है आपका KFC's, ये सप्लाई चेन्स, फूडीज़, ये सब क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम भुक्खड़ हैं भाई। खाएंगे तभी ना एनर्जी जो है वो मेटाबोलाइज होगी, दूसरे फॉर्म में जाएगी, तभी तो हम जिंदा रहेंगे। तो बेसिक सर्वाइवलिटी जो रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की वो क्या है? फूड है। फिर दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? शेल्टर है। शेल्टर है। 2 बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग के, और यही दोनों बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स नीच का निर्माण करते हैं और नीच को डिफाइन करते हैं। और ये खूबसूरती अभी हम आगे और देखेंगे। तो एलेंटोनियन ने इसको क्या क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स और इफेक्ट के आधार पे, किसके? इन्वायरमेंट से रिलेट करके। और कौन चीज़ है? और दूसरी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम इंटरेक्ट करें। ह्यूमन बीइंग हो चाहे कोई भी, चींटी से लेकर हाथी तक, वो इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट से, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। और यही चीज़ एलेंटोनियन ने समझाया। इसीलिए जो आपका ट्रॉपिकल निच है ये एलेंटोनियन निच भी कहलाता है। अब देखिए स्पेशियल निच और ट्रॉपिकल निच को, इसका सिग्निफिकेंस जरूर समझिएगा। इस प्रजाति का डायनासोर्स उसी जगह पाया जाता है जहां पे, पाया जाता था, अगर होता तो हम लोग एक्सटिंक्ट हो गए होते। पाया जाता है जहां पर उसके लेवल का, देखिए उसके लेवल पे खाना मौजूद है। इस तरह का डायनासोर्स वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे उसका हैबिटेट बनेगा, उसका निच बनेगा, जहाँ पर प्लांट्स इस तरह ग्रो करेंगे। जो सबसे लंबा डायनासोर होगा उसके लिए प्लांट को बहुत हाइट पे होना होगा। ये छोटा नीचे ग्रास नहीं खा सकता। इसी तरह अलग अलग स्पीशीज के लिए होता है। जैसे कि गौरैया के घोंसला नीचे होता है
एक ही बहुत बड़ा सा पेड़ हो, गौरैया नीचे घोंसला बनाएगी, उसके ऊपर कौवा बनाएगा, उसके ऊपर गिद्ध बनाएगा। ये क्या है? ये ट्रॉपिक्स है, ये ट्रॉपिक्स है। और यही ट्रॉपिक्स स्पेसीज अपने अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और रिलेशन टू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं। देख रहे हैं प्रकृति कितना खूबसूरती से न्यूक्लियस तक काम कर रही है, न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म तक। ह्यूमन बीइंग इस तरह का डिजाइन नहीं कर सकता, ह्यूमन बीइंग इस तरह का डिजाइन नहीं कर सकता, फेल हो जाएगा, कंसेप्चुअली प्रैक्टिकली फेल हो जाएगा। अब इसको और देखेंगे हम तो ये स्पेशियल निच हो गया। ये आप देखें, ये स्पेशियल निच है स्पेस की। और ट्रॉपिकल्स में भी इसको आप देख सकते हैं। उसी तरह अब आइए आप एक्वेटिक पे। अभी ये टेरेस्ट्रियल हो गया, बहुत गंदा कर देता हूं मैं, ये हो गया टेरेस्ट्रियल। अब आइए एक्वेटिक पे। एक्वेटिक में देखेंगे आप फाइटोप्लैंक्टन्स नीचे, फिर जू प्लैंक्टन्स, फिर स्मॉल फिशेस, फिर मीडियम फिशेस, फिर लार्ज फिशेस, फिर वेरी लार्ज फिशेस। व्हाट इज दिस? निच। उनका अपना निच है, उनका अपना ट्रॉपिक लेवल में अपना निच है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रॉपिक लेवल पे अगर मान लीजिए एक ही ट्रॉपिक लेवल में 3 स्पीसीज हैं तो तीनों का अपना अपना निच होगा, अपना अपना निच होगा। किसी 2 स्पीसीज का निच एक जैसा नहीं होगा, एक नहीं होगा। और होता है तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अभी आगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपके? कोई क्यूरी होगी जरूर पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। इट मे बी हियर, आई थिंक सो। ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे इस पर भी क्यूरी कर सकते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल निच। मल्टी डायमेंशनल निच कंसेप्ट जो है ये थोड़ा ब्रॉड और थोड़ा और ज़्यादा इलैबोरेटिव है। मल्टी डायमेंशनल निच इज गिवन बाय हचनसन इन 1965। और हचनसन ने बताया कि स्पीसीज एक जगह एग्जिस्ट तो करती है, परंतु वह कई डायमेंशन में इंटरैक्ट करती है, कई डायमेंशन में इंटरैक्ट करती है। जैसे कि आपके कमरे में अगर कहीं छिपकली है तो वो नॉर्थ कोने पे भी रहेगी, साउथ कोने पे रहेगी, ऊपर भी रह सकती, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसका डायमेंशन कई जगह हो सकता है। तो यह मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट हुआ। कोई माइग्रेटरी बर्ड है, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है तो उसका 2 निच हो गया। जैसे कहते हैं ना कि जो है बड़े आदमियों के 3-4 घर हुआ करते हैं, तो क्या है वो मल्टी डायमेंशनल निच की बात हो रही है, वो मल्टी डायमेंशनल निच की बात हो रही है। अब यही कंसेप्ट को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मल्टी डायमेंशनल निच का कंसेप्ट किस लिए है? लाइट सोर्स के लिए, टेम्परेचर के लिए, मॉइस्चर के लिए, हाइट ऑफ वेजिटेशन के लिए, और समय के ऊपर निर्भर करता है। समय क्यों बोला मैंने? समय क्यों बोला? क्यों समय बोला, इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है माइग्रेटरी बर्ड का। माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो टाइम टू टाइम अपने लोकेशन को चेंज करती रहती हैं। जितने भी माइग्रेटरी स्पीसीज होंगे वो टाइम टू टाइम अपने लोकेशन को चेंज करते हैं, और यही चेंज इन लोकेशन जो है ये आपका उसको मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस में मदद करता है। और ये जो आपका इंटरेक्शन है ये बहुत ही यूजफुल है। मल्टी डायमेंशनल निच जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव है, और इसमें सर्वाइवलिटी ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू आप स्पेशियल निच की बात करें या ट्रॉपिकल्स की बात करें, तो इसमें सर्वाइवलिटी ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए कि ये डायनासोर्स महोदय इसी पर निर्भर है और ये ख़त्म हो गया, या ये डायनासोर्स इस पर निर्भर है और ये ख़त्म हो गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी, ये स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारे स्पीसीज इसलिए विलुप्त हो गए कि हम उनके रहने के हैबिटेट को काट दिए। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ही जो है निच
फूड की अवेलेबिलिटी को सिंक्रोनाइज कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और ये जो आपका डिक्रीज होना है, ये एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज के लिए काफ़ी है, काफ़ी है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। या तो वो स्पीसीज माइग्रेट करे एज पर सक्सेशन के नियम, या तो फिर वो मरे। अगर माइग्रेटरी जो है कैपेसिटी उस स्पीसीज की है तो माइग्रेट करेगी, और नहीं कर पाएगी तो वो मरेगी, वो मरेगी। और धीरे धीरे फिर या तो वो रेयर वर्नेबल कैटेगरीज में चली जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। अब मल्टी डायमेंशनल नीच का कंसेप्ट जो है वो फिर दो हिस्सों में इलैबोरेट किया गया। पहला है फंडामेंटल नीच और दूसरा है रियलाइज्ड नीच। फंडामेंटल नीच जो है वह उस रेंज को बताता है जिस रेंज में वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, जिसमें वो कंपीट करती है फॉर सर्वाइवल। और रियलाइज्ड नीच वह एक्चुअल पोजीशन है जहां वो पाई जाएगी। जैसे कि शेर तो पूरे जंगल में शिकार कर सकता है, परंतु एक पर्टिकुलर स्थान पर जहां वो उसका लायंस डेन होता है वो उसका रियलाइज्ड नीच हुआ, और पूरा जंगल उसका इकोलॉजिकल नीच, फंडामेंटल नीच हुआ। अब समझ में आया? जैसे कि ह्यूमन बीइंग के बारे में है, आप पूरे केएनआई में, कमला नेहरू संस्थान जो मेरा है जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां पे हम विचरण कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया घूम सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा हुआ तो हम विदेश चक्कर मार सकते हैं, पूरे दुनिया को घूम सकते हैं। मेरे ये जीवन का सपना भी है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं इन सर्च ऑफ एनवायरमेंट, और फिर उसके बाद से मैं एक बुक लिखूं पर्यावरण पे। अब ये जो हमारा मूवमेंट है ऑल ओवर अर्थ पे कहीं भी, ये हमारा फंडामेंटल नीच हुआ। परंतु हमारा एक पर्टिकुलर घर होगा, एक आवास होगा जहां पे मैं पाया जाऊंगा, जिस कमरे में मैं पाया जाऊंगा, आवास में मेरा एक रूम होगा, वो हमारा रियलाइज्ड नीच होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी में इस चीज को समझने में और मदद मिली कि पॉपुलेशन की जब डेंसिटी बढ़ती है तो दिक्कत क्या आती है। जैसे एक घर में, एक कमरे में अगर कई लोग रहे तो कंडीशन एक समय उपरांत आकर वर्स्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वही चीज, क्योंकि कंपटीशन की भावना जनरेट हो जाएगी। इंडिविजुअल स्पीसीज किससे कंपीट करेगा? किसी से नहीं। पर अगर दो स्पीसीज हैं तो या तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन या तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा ही होगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल से हमको पता चलता है। अब जो ये आपका फंडामेंटल नीच और मल्टी डायमेंशन रियलाइज्ड नीच है, इसको हचनसन ने दिया। हचनसन ने मल्टी डायमेंशनल नीच को एन डायमेंशन और हाइपर वॉल्यूम नीच को बताया। एन डायमेंशन और हाइपर वॉल्यूम नीच। अब एन डायमेंशन नीच कौन सा है और हाइपर वॉल्यूम कौन सा है? जो फंडामेंटल नीच है वो हाइपर वॉल्यूम नीच है, और जो एन डायमेंशन है वो रियलाइज्ड नीच हुआ ना, वो भी फंडामेंटल है। तो मल्टी डायमेंशनल नीच को या तो आप एन डायमेंशनल नीच कह सकते हैं और हाइपर वॉल्यूम नीच कह सकते हैं, या हचनसन नीच कह सकते हैं। ये भी लाइट, न्यूट्रिएंट और स्ट्रक्चर के लिए, जो स्ट्रक्चर एरिया है जो ऑक्युपाई होता है उस पर निर्भर करता है। हचनसन सजेस्ट किए, हचनसन जो अपने पहले उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने बताया कि नीच का जो आपका पार्टीशनिंग है, जो आपका ब्रिडिथ है, ये शब्द है, ये देखिए, द वैरायटी ऑफ रिसोर्स ऑफ हैबिटेट यूज्ड बाय अ गिवन स्पीसीज, और जो आपका पार्टीशनिंग है
वो रिसोर्स डिफरेंशिएशन बाय को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, मतलब एक घर में दो स्पीसीज एक रूम में रह रहे हैं तो उसमें जो वो आपका चौकी होगी, उन दोनों के बीच में कोई तो कुछ जगह होगी। तो ये जो जगह है बीच का स्पेस, ये पार्टीशनिंग की बात करता है। यही निच सेपरेशन को समझने में मदद करता है, जो अभी आगे आएगा। निच जो है ये प्लांट्स पे भी निर्भर करता है। कभी एक पौधा एक गमले में लगा हुआ देखिए, ऊपर की पत्तियों में क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होगा, नीचे जाते जाते क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा। पत्तियों का भी अपना नीच होता है, समझ लीजिए इसको। अगर आपसे कहा जाए कि किसी पौधे का क्लोरोफिल कंटेंट लें, तो अगर आप नीचे का पत्ती लेकर उसको क्रश करें मोटार क्रशर पे, और क्रश करने के बाद उसमें एसीटोन मिलाएं और उसको फिर 7000 आरपीएम पे कैसे निकालते हैं क्लोरोफिल कंटेंट, वो मैं बताता हूँ आपको। क्लोरोफिल कंटेंट के लिए आपको यूवी या विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, एसीटोन चाहिए और पत्ती चाहिए, और एक मोटार क्रशर चाहिए। मोटार क्रशर लीजिए, पत्ती को लीजिए, क्रश करिए, खूब बारीक क्रश करने के बाद से उस पत्ती को जो है आप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालिए, उसमें थोड़ा सा आप जो है एसीटोन मिलाइए और फिर 7000 आरपीएम पे उसको 5 मिनट के लिए रोटेट कराइए। जो उसमें आप नीचे बैठ जाएगा, आपका लीफ का डस्ट जो लीफ पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो ऊपर लिक्विड बचा है उसी को निकालिए। निकालने के बाद से आप उसको क्यूबेट में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के क्यूबेट में डालिए और 630 nm पर सेट करिए। तो जो वेवलेंथ पे रीडिंग आपको मिलेगी वो क्लोरोफिल कंटेंट होगी उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज की। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का इवैल्यूएशन एनवायरनमेंट में इस तरह हम लोग करते हैं। अब ये देखिए कई सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज मल्टी डायमेंशनल निच, मतलब कि 3D, मल्टी डायमेंशनल मतलब 3D। ये जो निच आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, इसमें आप ये फंडामेंटल निच देख रहे हैं और ये रियलाइज्ड निच देख रहे हैं। रियलाइज्ड निच उस स्पीसीज का इंडिविजुअल प्लेस है जहां वो पाया जाएगा। अब फंडामेंटल निच क्या है कि वो उस पूरे येलो एरिया में एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट वो पूरे एरिया में करेगा। डिपेंडेंसी चाहे कोई भी हो, मॉइस्चर हो, टेम्परेचर, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर रख लीजिए, टाइम रख लीजिए, ठीक है, रेनफॉल रख लीजिए, कोई रख लीजिए आप। फंडामेंटल निच क्या होगा? जो येलो वाला है, माने स्पीसीज पूरा इतना दूर घूमेगा, टहलेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, सरवाइव करेगा, उसमें उसको थोड़ा सा प्रीडेटर का डर है, पर वो ठीक है, वो सरवाइव कर जाएगा। परंतु जहाँ वो पाया जाएगा, इनहेरेंट इंटरेक्शन होगा जहाँ वो इन्वायरमेंट से, जहाँ वो आराम करेगा, रेस्ट करेगा, जहाँ वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, वो रियलाइज्ड निच कहलाएगा। हाइपर वॉल्यूम निच का एग्जांपल, हाइपर वॉल्यूम निच बेसिकली जो है हाई स्पीसीज, हाथी वाथी के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो देखिए हाइपर वॉल्यूम निच इन केस ऑफ एलिफेंट, इन केस ऑफ एलिफेंट, इन केस ऑफ लायन। टॉप कंज्यूमर्स पे हाइपर वॉल्यूम निच कंसेप्ट लगता है, याद रखिएगा। टॉप कंज्यूमर पे हाइपर वॉल्यूम निच का कंसेप्ट लगता है या एन डायमेंशन का लगता है। वो किसी भी आयाम में रह सकते हैं, जैसे छिपकली भी है, वो भी किसी भी आयाम में रह सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हुआ। ये आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें निच कहीं कहीं पर स्पीसीज का ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ निच। ये क्या बता रहा है? सिंपल है, एक लाइन में डरने का नहीं है। इट शोज द डिपेंडेंसी, क्योंकि फूड वेब एग्जिस्ट करता है नेचर में, और ये वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया है। फूड वेब को अगर हम निच के रूप में देख रहे हैं तो दिस फिगर द बेस्ट वन टू एक्सप्लेन इट। ओके, तो ये आपके 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसको ग्राफिकली यहाँ पे इलेबोरेट किया मैंने। ये फंडामेंटल निच को समझ लीजिए। मल्टी डायमेंशनल निच मतलब कि स्पीसीज किसी भी आयाम में एग्जिस्ट करे, परंतु वो 2 हिस्सों में एग्जिस्टेंस होगी, या इधर वो फंडामेंटल है और या तो रियलाइज्ड है। और फंडामेंटल और रियलाइज्ड निच जो है, एन वॉल्यूम और हाइपर वॉल्यूम निच कंसेप्ट जो आया वो यही है। ये देखिए, ये जो आप सॉरी ये आप देख रहे हैं एन डायमेंशन एंड हाइपर वॉल्यूम, एन डायमेंशन और हाइपर वॉल्यूम, हचनसन निच और एन डायमेंशन निच और हाइपर वॉल्यूम सब एक ही कहानी है, ठीक है।
को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज जहां बात होगी, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज की जहां बात होगी, वहां रिसोर्स अनलिमिटेड होने चाहिए। रिसोर्स लिमिट करते ही कंपटीशन की भावना शुरू हो जाएगी। जैसे कि अगर किसी विभाग में 40-50 बच्चे हैं मान लीजिए, वहाँ पे कंपटीशन की भावना उतनी ज़्यादा प्रबल नहीं होगी जहाँ पर आपको 15 से 20 बच्चे हों। बहुत ज़्यादा प्रबल होगी कंपटीशन की भावना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, जो स्पीसीज है वो कम है, और ये कम जो है वो अवेलेबल रिसोर्स पर डिपेंडेंट है। क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि जो हम लोग रिसोर्स की बात कर रहे हैं वो अब हम सब सीरीज सक्सेशन में हैं, सब सीरीज सक्सेशन में हैं। तो हमारे पास रिसोर्स हमेशा ही लिमिटेड रहेंगे, हमेशा ही लिमिटेड रहेंगे। एक्सपेंडेबल जो है हमारे पास पॉपुलेशन इकोलॉजी में जो ग्रोथ कर्व है वो, उसको आप पढ़िएगा, अभी आई बटन में आएगा, उसको देखिएगा ज़रूर। तो स्पीसीज़ के एक्सपेंशन होने के लिए हमको अनलिमिटेड रिसोर्स चाहिए, पर हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हो गया है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब आइए इसको हम समझते हैं निच सेपरेशन। निच सेपरेशन क्या है? दो स्पीसीज परसिस्ट करते हैं एक ही जगह पे, एक ही निच में। वन बिकम एक्सटिंक्ट और बोथ थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। निच सेपरेशन एक्सटिंक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि दो स्पीसीज एक ही निच में रह रहे हैं, दो स्पीसीज एक ही निच को ऑक्युपाई किए। ये जो ऑक्युपाई हुआ है स्पीसीज, दोनों ने ऑक्युपाई किया है, उसमें कंपटीशन की भावना ऐसी होगी कि या तो दोनों एक्सटिंक्ट होंगे या तो एक एक्सटिंक्ट हो या तो एक एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्शन होना ही होना है, इसीलिए किसी दो स्पीसीज का निच एक नहीं होता है। अगर है तो अगला स्पीसीज एक्सटिंक्ट करेगा। जैसे कि लोटका वोल्ट्रा में एक समझाया गया है एग्जाम्पल, पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम क्वाड्रेटम का। न्यूट्रिएंट दोनों के सेम है, ठीक है, दोनों स्पीसीज हैं। ठीक, एक स्पीसीज तेजी से ग्रो कर रहा है, मैंने अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ाया तो उसने फ्रूट रिसोर्स को कंज्यूम कर लिया। नतीजा क्या होगा? अगला स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह कई चीजों पर निर्भर करता है, इस तरह का एक्सटेंशन कई चीजों पर निर्भर करता है। कभी कभी स्पीसीज ओवरलैप्स करते हैं। कैसे? एक बहुत ही लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मैंने बताता हूं। एक एक्वेरियम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मेरे यहाँ मेरे स्टूडेंट लोग बनाए। वाटर ट्रीटमेंट के बाद से उसमें हम लोग पानी डालते थे। उसमें कई लेयर की मछलियाँ थीं, कई लेयर की मछलियाँ थीं, सारी की सारी वेजिटेरियन थीं। सोचिएगा, सारी की सारी वेजिटेरियन थी। वेजिटेरियन मतलब कि दे फीड ऑन जो है रिसोर्स विच वी प्रोवाइड एज ए फार्म एंड न्यूट्रिएंट, जिसको हम जो है फिश का फीड कहते हैं। बीड्स, छोटे छोटे गोलियां आती हैं, उस पर वो निर्भर करती थी। कोरोना शुरू हुआ 24 मार्च 2020 से और लॉकडाउन हो गया। जब डिपार्टमेंट में हम लोग वापस ओपन हुआ और टीचर्स लोग उसमें हम लोग गए, तो देखते क्या है कि केवल 2 स्पीसीज सरवाइव किए, बाकी सब खत्म। उसमें से 2 मछलियां जो छोटी छोटी थी वो बहुत तेजी से ग्रोथ की और रेस्ट को वो कंज्यूम कर गई, खा गई। तो ये क्या दर्शाता है? ये ओवरलैपिंग दर्शाता है। इन केस ऑफ क्या, उनको फूड रिसोर्स नहीं मिल रहे थे तो वो एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिए, एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिए। और अब वही 2 स्पीसीज बची गोल्ड फिश की, वही 2 फिश। अभी इसमें एक मैं एक्वेरियम का भी अपने डाल दूंगा वीडियो, आप उसको देखिएगा, जो हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए थे, उसको चेक कीजिएगा आप लोग, बड़ा मजेदार का। तो ये क्या है? ये ओवरलैपिंग है।
ये ओवरलैपिंग है। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं भाई, मेरे आँख के सामने एक घटना है। बहुत सारी मछलियाँ थी और ड्यूरिंग लॉकडाउन चूंकि हम लोग उसको फीड नहीं दे पाए तो डिपेंडेंसी चेंज हो गई। बहुत सारे शाकाहारी डायनासोर्स इसलिए मर गए कि वो एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए उस एनवायरनमेंट में। अगर वो डेथ और डीके करने वाले या डेथ या शिकार करके खाते तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सकते थे। तो ये क्या है? ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा आपको। कमेंट कर दिया कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। व्यूज़ करते हैं तो एक लाइक बटन होता है उसको दबा दीजिए। खाली बटन प्रेस करने में आपका क्या जाएगा। खैर, तो अब निच सेपरेशन की बात। निच सेपरेट क्यों होता है, बंटवारे क्यों होते हैं घरों में? हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग को रिलेट करके हर वीडियो में आप देखेंगे इस तरह का रिलेशनशिप है। क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस को जब आप आत्मसात करेंगे ना तब वो समझ में आएगा। कोई भी शिक्षा, किसी भी विषय को अगर आप आत्मसात करेंगे, लाइव एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे, तभी वो आपको समझ में आने वाली है। शिक्षा कभी से डिजाइन नहीं रही कि आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, इसी को पढ़ेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। शिक्षा का मतलब है, प्राइमरी क्लास की स्कूल देखे होंगे आप, प्राइमरी का, उसके गेट पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि वो आपको जॉब प्रोवाइड कराएगा। एजुकेशन का मतलब है कि वो आपको इस लायक बनाएगा कि आप नौकरी पाओ। समझ रहे हो? ये एजुकेशन का मतलब होता है। और अगर ये मतलब आप अभी तक नहीं समझे हैं तो इट गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर योर फ्यूचर। अब दो स्पीसीज हैं, एक ही जगह एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब कि निच ओवरलैप होना शुरू होगा। मतलब कंपटीशन की भावना डेंस होती चली जा रही है। और उसके बाद क्या होगा कि एक स्पीसीज दूसरे को या तो खा लेगा या तो माइग्रेट करा देगा। यही निच सेपरेशन के कारण है। निच का जो सेपरेशन है उसके एक कारण है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं ग्राफिकली, आप इसको देखिए। इसमें आप देख रहे हैं जोन ऑफ ओवरलैप। और ओवरलैपिंग कहां हो रही है? स्पीसीज ए स्पीसीज बी के बीच में। और स्पीसीज ए स्पीसीज बी, अब ये देखिए, ये स्पीसीज बी का फंडामेंटल निच है और ये स्पीसीज बी का रियलाइज्ड निच है। ठीक, अब आप एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी दो रियलाइज्ड निच ओवरलैप नहीं करते हैं, केवल फंडामेंटल निच में ओवरलैपिंग होती है। घुसपैठिए केवल फंडामेंटल निच को में ओवरलैप करेंगे। दो स्पीसीज आपस में कहीं ओवरलैप करेंगे तो वो जगह होगी फंडामेंटल निच, नॉट द रियलाइज्ड निच। ओवरलैपिंग ऑफ निच इज नेवर गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ रियलाइज्ड निच। It should always take place in the case of fundamental niche. तो अब ये आप देख रहे हैं स्पीशीज आपकी, ये अगर आपको ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप जब अपने स्क्रीन को टच करेंगे तो मैं आपको बता दूं, मेरा कोई भी वीडियो अगर ब्लर दिख रहा होगा तो ऊपर की तरफ में आपके यहाँ एक वाइट कलर से आई बटन आता है, इसको आप क्लिक करिएगा तो नीचे खुल जाएगा कि आप इस वीडियो की क्वालिटी को किस रेजोल्यूशन में देखना चाहते हैं। तो मैंने 360p कर रखा है, 360p। आप इसको 400 या जो आप HD वर्जन में चाहें करके आप इसको देखेंगे, ये कभी ब्लर नहीं दिखेगा। मेरा कोई भी वीडियो अगर आपको ब्लर में दिखता है तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आई बटन तो आप देखेंगे कि 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट का बनकर आएगा। आई बटन क्लिक करने पर तो हमारा वीडियो आ जाएगा। उसी आई बटन के बगल में, उसी आई बटन के साइमल्टेनियस, जैसे मान लीजिए ये ब्लर दिख रहा है तो आप इसको अपने स्क्रीन को टच करेंगे जब, तो देखेंगे यहाँ पे 0 करके एक आई बटन है। ठीक, इसके बगल में देखिए 1 डॉट 2 डॉट 3, ये 3 डॉट बनकर आएगा। इसको क्लिक करेंगे जब तो आपको खुलकर चला आएगा, तो उससे आप क्वालिटी को अपने वीडियो के इन्हांस कर सकते हैं।
ठीक है, वैसे तो मैं इसको 360p पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे, कभी भी किसी भी स्पीसीज के केस में, ये देखिए ये ओवरलैपिंग भी हो रही है ना, तो ये रियलाइज्ड निच में हो रही है। जैसे मान लीजिए कि एक स्पीसीज है, ठीक है, लायन, ठीक, दूसरा स्पीसीज है टाइगर, ठीक, दोनों का रियलाइज्ड निच एक ही है। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। किसी दो स्पीसीज का एक ही पॉपुलेशन रहे तो भी रियलाइज्ड निच एक नहीं हो सकता। फंडामेंटल निच एक हो सकता है। फंडामेंटल निच ये पोर्शन है जो ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है। ये जो आप ओवरलैपिंग देख रहे हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल निच। स्पीसीज ओवरलैप करते हैं जहाँ पर, वो फंडामेंटल निच होता है। यही निच सेपरेशन से हमको सीखने को मिलता है, जानकारी हासिल होती है। जोन ऑफ ओवरलैपिंग, दो स्पीसीज के जोन ऑफ ओवरलैपिंग कहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो फंडामेंटल निच है उसका। रियलाइज्ड निच वो नहीं है। अगर रियलाइज्ड निच ओवरलैप होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और हो गया अगर तो एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जो वो मछलियों के साथ मेरे हुआ। सिग्निफिकेंस ऑफ निच, क्या महत्वपूर्णता है इस निच की, क्या महत्व है इकोलॉजी में? तो निच का जो महत्व है, सबसे पहला वो है हमको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस डेटा देता है। अगर हम किसी भी इकोलॉजिकल कंसेप्ट में वॉल्यूमेट्रिक डेटा को एनालिसिस करते हैं तो वी गेट मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। अगर हम किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी और बहुत ही डीप में मिलेगी। तो इसीलिए हमको वॉल्यूमेट्रिक डेटा को प्रोवाइड कराता है ये निच। इसके बाद से निच जो है वो इंफॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड कराता है और हेल्प करता है रिगार्डिंग प्रिडिक्शन ऑफ कोलेटरल डैमेज इन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। व्हाट हैपन इफ द हैबिटेट गेट डिस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी और द नेचुरल और इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। तो जो डैमेज होगा, वो डैमेज का जो डिग्री होगा उसकी फाइंडिंग्स में हमारी मदद करता है। फिर ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी एनवायरमेंटल कंसेप्ट जो है उसमें स्पीसीज के एक्सटेंशन का जो हमको डेटा मिलता है वो हमको यहीं से मिलता है, वो हमको यहीं से मिलता है। ये कंपटीशन डायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करते हैं। ये हमको कंपटीशन डायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने की में हमारी मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये हेल्पफुल है टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द एज, इकोटोन एंड इन इकोलॉजी। इकोटोन और एज को, इकोफाइन और इकोटाइप को अंडरस्टैंड करने के लिए, इकोक्लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए निच इज़ वेरी हेल्पफुल। किसी भी आदमी या किसी भी स्पीसीज के बिहेवियर इकोलॉजी को स्टडी करना हो तो वी शुड हैव गो थ्रू निच। किसी आदमी के घर में जाएंगे, उसके रहने सहने का तरीका उसके कमरे में देखेंगे, उसका कमरा देख के उसका व्यवहार आप पता कर सकते हैं। कमरे देख कर ही उसका व्यवहार आप देख सकते हैं। उसी तरह स्पीसीज का निच देख कर ही आप उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या चाहिए इसको, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। निच जो है वो शिफ्टिंग ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। मतलब मान लीजिए कि कोई स्पीसीज को फ्रूटिंग जो उसका फूड है वो पहले इंडिया में था, फिर इंडिया से वो एक्सटिंक्ट हो गया, उसका जो खाना था वो चला गया पाकिस्तान, तो स्पीसीज पाकिस्तान जाएगा फॉर सर्वाइवलिटी। मान लीजिए वो खाना उसका इंडिया में नहीं मिल रहा है, नेपाल में मिल रहा है, तो वो नेपाल स्पीसीज जाएगा। ये जो आपके बॉर्डर्स होते हैं ना, ये बॉर्डर्स आर फॉर द ह्यूमन बींग्स। वो पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कौन इन्हें रोके, हैं कोई सरहद ना रोके, ऐसे करके कोई गाना था। तो अब ये स्पीसीज अपना लाइफ सपोर्टिंग या लाइफ एक्सपेक्टेंसी को विस्तार करने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। अब फिर ये माइग्रेशन किस लिए हो रहा है? सक्सेशन के लिए हो रहा है। ये माइग्रेशन किस लिए हो रहा है? सक्सेशन के लिए हो रहा है।
ये माइग्रेशन किस लिए हो रहा है? पॉपुलेशन एक्सपेंशन के लिए हो रहा है। ये माइग्रेशन किस लिए हो रहा है? टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ एनी स्पीसीज। किसी स्पीसीज के सिविलाइजेशन की भी बात करें, क्या स्पीसीज में सिविलाइजेशन नहीं होगी? हाथियों की एक सभ्यता होगी, उसका भी एक जीवनचर्या, एक रूटीन है। तो टर्म की बात करें, टर्म को मैंने यहाँ यूज़ कर दिया है, बस और कोई बात नहीं है। तो स्पीसीज माइग्रेट करेंगे, इसीलिए तो ये माइग्रेशन को समझने और शिफ्टिंग ऑफ जो स्पीसीज है, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी है आपका जो है प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के ऊपर हर्बीवोरीज डिपेंडेंट है। अगर धरती के सारे हर्बीवोरीज मार दिए जाएं तो सेकेंडरी कार्निवोरीज खत्म हो जाएंगे, और जैसे सेकेंडरी कार्निवोरीज खत्म होंगे, खट से आपका जो है टॉप कंज्यूमर्स गायब हो जाएंगे धरती से। तो ये शिफ्टिंग जो हो रही है ट्रॉपिक लेवल में रिगार्डिंग फूड को अंडरस्टैंड करने में निच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम और डीप में जा रहे हैं ना, इकोलॉजी के और डीप में जा रहे हैं। ये हेल्पफुल है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। जितना ही स्पीसीज का फंडामेंटल नीच बड़ा होगा, जितना ही फंडामेंटल नीच बड़ा होगा, प्रोडक्टिविटी उस इलाके की ज़्यादा होगी। सिंपल बात, प्रोडक्टिविटी वीडियो में देखिएगा, सिंपल है। थैंक यू वेरी मच। और ये देखिए, आप ऊपर देख रहे हैं वल्चर। दो टेक्निक थी जिससे ये ख़त्म हो रहे हैं, एक तो डेक्लोफेनाक और दूसरा हम बड़ी बड़ी दरख्तों के पौधों को, पेड़ों को काट रहे हैं। अब बड़ी दरख्तों के पेड़ों की बात करें तो यूकेलिप्टस मत समझ लीजिएगा। यूकेलिप्टस आर नोन एज डेविल, टेररिस्ट। ये टेररिस्ट हैं, इन्वायरमेंट में टेररिस्ट कहे जाते हैं। कहीं क्वेश्चन आए कि विच स्पीसीज इज नोन एज टेररिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो इट इज़ नोन एज यूकेलिप्टस। और क्वेश्चन आए कि विच स्पीसीज इज नोन एज डेविल, तो इट इज़ वाटर हैंथा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अब इसके बाद से हम एनर्जी फ्लो के वीडियो को अपलोड करेंगे। हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।